नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारे पास एमिशन कंट्रोल। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एयर पोल्यूशन क्या होता है। एयर में कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि अनवांटेड है या ह्यूमंस के लिए जो हेल्थ के लिए हार्मफुल है उसे हम पोल्यूशन की तरह कंसीडर करते हैं। ऑटोमोबाइल्स का क्या कंट्रीब्यूशन है एयर पोल्यूशन में। सबसे पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एग्जॉस्ट पोल्यूशन में या एग्जॉस्ट एमिशन में निकलती है। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, लेड निकलता है और पार्टिकुलेट मैटर यानी कि जो डीजल इंजन से आप ब्लैक स्मोक निकलती हुई देखते हैं उसे हम कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर। तो इस तरह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो भी बहुत कंट्रीब्यूशन देती है एयर पोल्यूशन में। वहीं हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन स्टेशंस हैं जो सल्फ़र को भी एमिट करते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वहाँ से भी निकलते हैं, पार्टिकुलेट्स भी निकलते हैं। इंडस्ट्रीज़ हैं, कुछ फर्नेस इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ से भी बहुत सारा पोल्यूशन जो है वो क्रिएट किया जाता है। तो बेसिक जो हमारे पास कार्बन या हम कह सकते हैं कंबस्चन पोल्यूटेंट्स जो हैं वो तीन तरह के होते हैं: कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रो कार्बन्स और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के क्या क्या नुकसान हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। एक तो ये पॉइजनस होती है, कलरलेस होती है और एयर जितनी ही इसकी डेंसिटी होती है। अगर कोई ह्यूमन बॉडी इसे इनहेल कर ले तो उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो सही से काम नहीं करता है, उसका फिज़िकल और मेंटल इम्बैलेंस जो है वो या हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। ये बनती कैसे है? जब भी हमारे इंजन में रिच मिक्सचर बर्न होगा, जितना ज़्यादा रिच मिक्सचर होगा उतनी ज़्यादा ही कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जनरेट होगी इंजन से। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो है वो अनबर्न्ड फ्यूल की वजह से जो है एमिट की जाती है इंजन से। और अनबर्न्ड फ्यूल कहाँ कहाँ से निकल सकता है? एक तो डायरेक्टली एग्जॉस्ट से ही निकल रहा है जो कि फ्यूल पूरी तरह से बर्न नहीं हो पाया। सेकेंडली हमारे पास क्रैंक केस में कुछ फ्यूम्स जो है हाई टेम्परेचर की वजह से क्रिएट होती हैं। उसके बाद कार्बोरेटर में से भी कुछ अनबर्न्ड फ्यूल जो है फ्यूम्स के रूप में बाहर निकलता है। तो ये जो सारे रीज़न हैं हाइड्रोकार्बन यहाँ से जनरेट होता है। उसके बाद है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब ये जो बनता है इसके बनने के क्या रीज़न है? जब भी रिच मिक्सचर जो है वो इनसफिशेंट एयर की प्रेजेंस में बर्न होगा, मतलब उसको एयर कम मिलेगी और फ्यूल की मात्रा ज़्यादा होगी, तो हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो है वो जनरेट होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्ल्यूटेंट्स फॉर या फ्रॉम एसआई इंजन, मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन में से कहाँ कहाँ से प्ल्यूटेंट्स जो हैं वो निकलते हैं। तो यहाँ पे चार पॉसिबल सोर्सेज हैं जहाँ से एग्जॉस्ट के साथ साथ और भी कुछ जगहों से प्ल्यूटेंट्स निकलते हैं, जैसे कि एवेपोरेटिव लॉसेस है। टैंक और कार्बोरेटर में से फ्यूल जो है एवेपोरेट होता है। 15 to 20% जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो यहीं से बनते हैं, मतलब टैंक और कार्बोरेटर से। उसके बाद क्रैंकेस ब्लो बाय है, हमारी जो पिस्टन रिंग्स हैं वहाँ से कुछ अनबर्न्ड चार्जेस जो हैं वो क्रैंकेस में पहुँच जाते हैं फ्यूल रिंग्स को पास करके। 20 से 30% या 35% हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो क्रैंकेस ब्लो बाय से जनरेट होते हैं। और बाकी के जो 50 to 60% हाइड्रोकार्बन्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वो जो है टेल पाइप के एग्जॉस्ट से निकलता है। टेल पाइप मतलब जो साइलेंसर के ज़रिए हमारा एग्जॉस्ट एटमॉस्फेयर को जा रहा है। तो उसके बाद हमारे पास एवेपोरेटिव एमिशंस में अगर हम आ जाएं तो फ्यूल टैंक लॉसेस हैं। अब आप देखेंगे कि फ्यूल टैंक में फ्यूल भी जब डिलीवर होता है तो अनयूज्ड फ्यूल जो है वो टैंक में वापस आता है। जो अनयूज्ड फ्यूल टैंक में वापस आ रहा है वो इंजन से होता हुआ वापस आ रहा है। दैट मीन्स उसके पास कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। अब उस टेम्परेचर की वजह से क्या है, उसके जो पेट्रोल के वेपर्स बन जाते हैं। अब उसको
टैंक को कोलैप्स होने से बचाने के लिए हमने उसके अंदर एक ब्रीदर वाल्व लगाया होता है। तो वेपर्स जो बनते हैं उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है टैंक के इंटरनल प्रेशर से, तो वो ब्रीदर के ज़रिए एटमॉस्फेयर में बाहर निकलते हैं, जिसकी वजह से हमारी फ्यूल की भी वेस्टेज होती है और हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो भी पोल्यूट होता है और हाइड्रोकार्बन्स वेपर्स बन के बाहर निकलते हैं। दूसरा है कार्बोरेटर लॉसेस। अब जो कार्बोरेटर है हमारा वो इंजन के ऊपर माउंट किया गया है, दैट मीन्स उसको क्या है, टेम्परेचर को एक्सपोज्ड है वो भी, जिसकी वजह से उसमें जो फ्यूल रहता है वो भी वेपोराइज होता है, उसमें कुछ हॉट स्पॉट्स बन जाते हैं, तो वो कंटिन्यूसली फ्यूल को वेपोराइज करते रहते हैं एटमॉस्फेयर में। उसके बाद है हमारे पास क्रैंक केस ब्लो बाय एमिशन। अब यहाँ पे आप इस स्केच में देखिए क्या हो रहा है, ये पिस्टन रिंग्स को पास करके हमारा जो फ्रेश चार्ज है या एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो इस क्रैंक केस में पहुँच रही हैं। ये देखिए एस्केपिंग चार्ज और ये है एस्केपिंग एग्जॉस्ट गैसेस। अब दोनों ही जो हैं वो नुकसानदायक हैं। कैसे नुकसानदायक हैं, एक तो हमारा यहाँ पे फ्यूल जो है वो यहाँ पे आ रहा है तो फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाएगी, हाइड्रोकार्बन्स भी जनरेट होंगे, इसके पास टेम्परेचर भी होगा, जिसकी वजह से जो यहाँ हमारे पास इंजन ऑयल स्टोर किया गया है वो इंजन ऑयल क्या होगा, वेपोराइज होगा और जिससे कार्बन कंटेंट बनेगा और वो क्या होगा, क्रैंक केस में जो हमने ब्रीदर वाल्व लगाया है उसके ज़रिए एटमॉस्फेयर में जाएगा। सेकेंडली जो एग्जॉस्ट गैसेस ब्लो बाय हो रही हैं, एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर नहीं जा पा रही या जा भी रही हैं तो पार्शली जो है पिस्टन रिंग्स को पास करके अगर वो क्रैंक केस में आ रही हैं तो इनके पास जो है वो अराउंड 250 टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड्स का टेम्परेचर रहता है। तो जैसे ही ये क्रैंक केस में स्टोर्ड इंजन ऑयल से टकराएंगी तो उसको भी वेपोराइज करेंगी, जिसके ज़रिए कार्बन और हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस होंगे जो कि ब्रीदर वाल्व के ज़रिए एग्जॉस्ट हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में। उसके बाद है हमारे पास एग्जॉस्ट और टेल पाइप एमिशन, जिसका सबसे मेजर रोल है पोल्यूशन क्रिएट करने में। अब इसमें आप देखिए हाइड्रोकार्बन्स जो है, द एमिशन अमाउंट ऑफ हाइड्रोकार्बन इज़ क्लोजली रिलेटेड टू डिज़ाइन वेरिएबल्स सच एज इंडक्शन सिस्टम एंड कंबस्टन चैम्बर डिज़ाइन। अब अगर हाइड्रोकार्बन्स को हम कम करना चाहते हैं तो हमें इंडक्शन सिस्टम, जैसे कि हम फ्यूल को अंदर इंड्यूस कर रहे हैं जिस तरीके से, और हमारे कंबस्टन चैम्बर के डिज़ाइन को हम मॉडिफाई करके हाइड्रोकार्बन्स को कम कर सकते हैं। उसके बाद है ऑपरेटिंग वेरिएबल्स। जी हाँ, इन वेरिएबल्स को थोड़ा वेरी करके हम जो है पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, जैसे एयर फ्यूल रेशियो है, स्पीड है, लोड है, ये सब वेरिएबल्स हैं। इन सब चीज़ों को हम चेंज करके थोड़ा हाइड्रोकार्बन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है मोड ऑफ ऑपरेशन। इन चीज़ों पर भी हाइड्रोकार्बन्स एमिशन जो है वो डिपेंड करता है, जैसे कि आइडलिंग है, रनिंग है और एक्सलरेटिंग है। इन सब में अलग अलग रेशियोज जाती हैं फ्यूल की, एक में जाती है रिच, एक में जाती है आइडियल, एक में जाती है स्ट्राइकोमेट्रिक। तो ये तीनों रेशियोज में ही हाइड्रोकार्बन्स की क्वांटिटी जो है वो अलग अलग बनेगी। इसके बाद है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, इफ़ द ऑक्सीडेशन ऑफ CO2 इज़ नॉट कंप्लीट, CO रिमेन्स इन एग्जॉस्ट। अब हमने क्या किया होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर यूज़ करते हैं आमतौर पे व्हीकल्स में। तो कैटालिटिक कन्वर्टर में जो कैटालिस्ट यूज़ किया जाता है वो CO को CO2 में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में देता है। अब हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है जो कि CO से एटलीस्ट कम हार्मफुल है। अगर वो कन्वर्ट ना हो पाए तो ये डायरेक्टली CO के रूप में ही एग्जॉस्ट कर दी जाती है, जो कि एटमॉस्फेयर को ज़्यादा पोल्यूट करती है ड्रास्टिकली। इसके बाद है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब ये हमने डिस्कस किया था कि हाई टेम्परेचर पे जब कंबस्शन होती है, दैट मीन्स हमारे पास जो SI इंजन है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जनरेट होते हैं। इसीलिए हम
बात कर सकते हैं कि जो स्ट्राइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो है उसके ऊपर जो है हमें कुछ हद तक कंट्रोल्ड कंबस्टन मिलने के चांसेस हैं। तो जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो हमने ऑब्ज़र्व किया है कि अगर स्ट्राइकोमेट्रिक रेशो से 10% भी अगर हमारा फ्यूल जो है वो रिच होता है तो ज़्यादा नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लेड एमिशन। लेड एमिशन जो है वो पेट्रोल इंजन से निकलता है, एसआई इंजन से, क्योंकि ये फ्यूल में ही मौजूद रहता है और ज़्यादातर ये बर्न होने की जगह डायरेक्टली एग्जॉस्ट के ज़रिए बाहर निकल जाता है। तो इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि हम फ्यूल को ही अनलेडेड करें, तभी हम कहते हैं कि अनलेडेड फ्यूल का इस्तेमाल करना चाहिए। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि सल्फ़र जो है वो भी फ्यूल में ही मौजूद रहती है, SO2। तो डीसल्फराइजेशन जो है वो फ्यूल की जा सकती है। सल्फ़र को एग्जॉस्ट से निकलने के बाद ट्रीट कर पाना मुश्किल है, इसीलिए जो है फ्यूल की डीसल्फराइजेशन प्रोसेस किया जाता है ताकि उसमें पहले से ही सल्फ़र का जो कंटेंट है वो कम हो, तभी हम इसको एग्जॉस्ट में कम कर पाएंगे। तो ये था आपका एग्जॉस्ट एमिशन का चैप्टर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।